अमेरिका, रशिया, जर्मनी, यूके के साथ कई देश को लग रहा है कि जल्द पूरे मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने वाली है। एक खबर के मुताबिक अमेरिका ने तो इसका वक्त भी बताकर इजराइल और दीगर मिडिल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकियों को ट्रैवल न करने की सलाह दे दी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस का कहना है 24 घंटे से 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में ईरान की वजह से जंग शुरू हो सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर के मुताबिक अमेरिका की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान 24 से 48 घंटों में इजराइल पर हमला कर सकता है, जिससे पूरे खाड़ी देशों में जंग शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, यूएस ने इजराइल में अपने मुलाजमीन से और वहां रह रहे अमेरिकन को नसीहत की है कि वो ट्रैवल करने से बाज आएं। इसके अलावा जर्मनी, रूस और यूके ने भी अरब ममालिक से तहम्मुल बरतने की गुजारिश की है। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने तो तेहरान के लिए अपनी फ्लाइट्स भी सस्पेंड कर दी है। रूस ने भी अपने शहरियों को मिडिल ईस्ट में ट्रैवल ना करने की नसीहत दे डाली है। ईरान ने कुछ रोज पहले सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमले के बाद इजराइल को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। तब से अमेरिका और इजराइल अलर्ट पर हैं। इजराइल ने तो अपने हवाई सेना की गश्त को बढ़ाकर रिजर्व फोर्सेस को भी बुला लिया है और इजराइल आवाम को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। एक खबर के मुताबिक इजराइल आवाम ने जनरेटर के साथ खाने पीने के सामान भी घरों में भरना शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज ईरान ने अमेरिका को इशारा देते हुए वाज़ेह किया है कि वो इजराइल के हमले का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन हमला जरूर करेगा। नेतन्याहू ने भी ईरान को जवाब देते हुए साफ किया है कि उसकी जमीन पर ईरान हमला करता है तो वो इसका जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल और हमास में जंग के बाद से ही पूरे खाड़ी देशों में टकराव के सूरत हाल लगातार बने हुए हैं और अब ईरान की इजराइल पर सीधे हमले के बाद से और ज्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की, चीन और सऊदी अरेबिया के वजारत खारजा से गुजारिश की है कि वो ईरान से जंग को बढ़ावा न देने के लिए दबाव डाले, क्योंकि ये किसी के हक में बेहतर नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी वाजे कर दिया है कि वो इजराइल को पूरा तहफ्फुज देने के लिए तैयार है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि पूरे अरब में जंग छिड़ जाए, ये साजिश कौन रच रहा है? कौन चाहता है कि खाड़ी देश जंग में शामिल होकर बर्बादी की तरफ हों, ईरान या अमेरिका? यही सवाल है जो अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ये दबाव कर रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ही ईरान को जंग के लिए उकसा रहा है, क्योंकि अमेरिका का किरदार गजा के मामले में भी दोगला रहा है। वो पीछे से इजराइल को गजा में हमले के लिए हथियार सप्लाई करता आया है और दुनिया के सामने इजराइल को हड़काता रहा है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पूरे अरब में जंग शुरू होगी या फिर तमाम अरब ममालिक तहम्मुल और सब्र से काम लेकर समझदारी का मुजाहिरा करेंगे और अमेरिका इजराइल के चंगुल में नहीं फंसेंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान करके बताया कि लोकसभा इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, जिनमें से एक नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्लाह साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब तौकीर रजा की गिरफ्तारी और उनके घर की कुर्की नहीं होगी। बरेली की जिला अदालत ने बीते 1 अप्रैल को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 8 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। बरेली कोर्ट ने 2010 के बरेली दंगे में तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था। समन जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर तौकीर रजा के खिलाफ 11 मार्च को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। इसे लेकर तौकीर रजा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि 20 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार करने के साथ ही 27 मार्च तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
मगर रजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद बरेली कोर्ट ने बीते 1 अप्रैल को फिर से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 8 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद तौकीर रजा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है। ईडी ने राउज एवेन्यू की एक स्पेशल सेशन में दरख्वास्त दायर कर आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गुजारिश की है। बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ही आप एमएलए को समन जारी कर चुका है। ईडी ने सीआरपीसी की दफा 70 और 73 के तहत एक नया आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी करने के लिए पीएमएलए की दफा 65 के तहत आवेदन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि और सार्वजनिक हस्तियां कानून से ऊपर नहीं है। राजनीतिक लोगों के लिए अलग वर्ग नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था, कानून निर्माताओं को भी पता होना चाहिए कि कानून की नाफरमानी करने पर कानूनी नतीजे होंगे, क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। मालदीव जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की तादाद लगातार कम होती जा रही है, जिसके चलते उसे टूरिज्म में काफी नुकसान हो रहा है। वहीं अब इस नुकसान को देखते हुए मालदीव ने इंडियन टूरिस्ट को रिझाने के लिए नया तरीका अपनाया है। खबर है कि मालदीव टूरिज्म एजेंट अब भारत आकर अलग अलग शहरों में रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें कि मालदीव में इंडियन टूरिस्ट की संख्या में गिरावट जारी है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने दोनों मुल्कों के बीच यात्रा और टूरिज्म बढ़ाने पर यहां भारत के हाई कमिश्नर मुनू महावर के साथ बातचीत की, जिसके बाद मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने भारत में रोड शो का ऐलान किया। ताहम ये रोड शो किन शहरों में और कब कराया जाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। बता दें कि चारों तरफ समुद्र से घिरे मालदीव की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स टूरिज्म ही है। यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे, लेकिन इस हालात में बदलाव तब आया जब मालदीव के सदर जमहूरिया मुइज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया। इसके बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। मालदीव ने अपने यहाँ से भारतीय सैनिकों को भी बाहर निकालने का ऐलान कर दिया था। वहीं इसके कुछ हफ्तों बाद पीएम मोदी ने भारत के लक्षद्वीप से अपनी तस्वीर जारी की, जिसे लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। 2020 दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद की जमानत पर करकरडूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत के खिलाफ दलीलें पेश की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि किस तरह उमर खालिद ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बचाव में झूठी कहानी फैलाई। बता दें, दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के एक्स स्टूडेंट उमर खालिद पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसका मकसद झूठी कहानी फैलाना था। यही वजह थी कि वो ऐसे लिंक उन लोगों तक पहुंचाता था, वो उन लोगों के साथ चैट करता था जिनके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स ज्यादा होते थे। इतना ही नहीं, ये भी दलील दी गई कि खालिद उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी शेयर करने के लिए कहता था। वो अपना नैरेटिव फैलाना चाहता था। बताते चले, उमर खालिद के ऊपर UAPA एक्ट समेत कई IPC की दफाएं लगाई गई हैं। दिल्ली में हुए इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये दंगा CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। गुजरात सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें साफ कह दिया गया है कि बौद्ध मजहब को एक अलग मजहब माना जाना चाहिए और अगर कोई हिंदू मजहब से बौद्ध मजहब, जैन मजहब और सिख मजहब में जाना चाहता है तो उसे गुजरात स्वतंत्र अधिनियम 2003 के नियमों के तहत पहले जिला मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार ने देखा है कि बौद्ध मजहब में बदलने के लिए आवेदन नियमों के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं। गुजरात में हर साल दशहरा और कई त्योहारों के दौरान लोगों को बौद्ध मजहब में कन्वर्ट किया जाता था और नियमों का पालन नहीं किया जाता था। आवेदकों को कभी कभी ये कहते हुए पाया जाता था कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में जाने के लिए पहले इजाजत की जरूरत नहीं है। सर्कुलर के मुताबिक ऐसे मामलों में जहां धर्मांतरण के लिए पहले इजाजत मांगने वाले आवेदन दायर किए गए थे, संबंधित कार्यालयों ने ये मानते हुए ऐसे आवेदनों का निपटारा कर दिया कि सिख मजहब, जैन मजहब और बौद्ध मजहब आइन के आर्टिकल 25(2) के तहत हिंदू मजहब के अंडर आते हैं। सरकार ने साफ किया है कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक बौद्ध मजहब को एक अलग मजहब माना जाएगा। जो शख्स किसी अन्य व्यक्ति को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म में परिवर्तित करता है,
उसे जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जुटे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक रैली से खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर हमला बोला। सत्ता के लिए उन्होंने 370 की दीवार बना दी थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी और उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया। तो ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, एनआईए ने जुम्मे को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 फरार आरोपियों को पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए टीम ने भगौड़े अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को कोलकाता के पास उसके ठिकानों का पता लगाकर पकड़ लिया है। बता दें, आज सुबह ही एनआईए की टीम ने कोलकाता के पास फरार आरोपियों का पता लगाया। एनआईए को जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी पहचान छिपाकर रह रहे हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल पुलिस की मदद से एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार में लिया। आपको बताते चले, अभी बीते महीने ही एनआईए ने 30 साल के ताहा और शाजिब की तस्वीरों के साथ साथ इनसे जुड़ी जानकारी शेयर की थी। इन पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाजिब वो आरोपी है जिसने कैफे में आईईडी रखा था और ताहा विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मास्टरमाइंड है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुम्मे को कैराना लोकसभा इलाके में रैली से खिताब करते हुए बीजेपी सरकार के कामों को गिनाया और अपोजिशन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा, बीएसपी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा, मुल्क के गरीबों को भूखा मरने के लिए कांग्रेस ने छोड़ दिया था। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए नए भारत को देखा। ये नया भारत दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान, ये सभी कार्य हो रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। क्या मोदी जी ने योजनाओं का लाभ देते समय किसी की जाति देखी थी क्या? वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी की ड्रेस में पुलिस के जवानों की तैनाती पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों की ड्रेस में पुलिस कर्मियों को तैनात करने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने उस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है जिसने ये फैसला लिया। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का ऑर्डर देने वालों को सस्पेंड किया जाए। कल को इसका फायदा उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा। आपको बताते चले, वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के ऑर्डर पर मंदिर में पुजारी की ड्रेस में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जिसके पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु की बढ़ती तादाद को बताया जा रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी इन दिनों मुसीबतों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि उसके बड़े लीडर दिल्ली शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बीजेपी मांग कर रही है कि केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए।
इन्हीं सब आरोपों के बीच दिल्ली सरकार की वजीर आतिशी ने आज बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, जिसको लेकर बड़ी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में उन्होंने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें आजमगढ़ से लेकर रॉबर्टगंज की सीट शामिल हैं और इसके अलावा घोसी और फैजाबाद से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीएसपी ने आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, धुरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्टगंज से धनेश्वर गौतम को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, लोकसभा इंतखाबात के लिए बीएसपी की चौथी लिस्ट में शामिल 9 उम्मीदवारों में 3 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और बाकी ओबीसी और दलित को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बसपा ने पहली लिस्ट में 16, दूसरी लिस्ट में 9 और तीसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। इसमें मथुरा के उम्मीदवार को बदलना भी शामिल है। बहरहाल अब चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवार को टिकट देने के बाद बीएसपी यूपी में 80 में से 45 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार चुकी है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।